नमस्कार दोस्तों। कहीं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं धनपति सिंह कुशवाहा जी द्वारा लिखित कहानी सच्ची दौलत। आवाज सरोज शर्मा। क्या हुआ आंटी? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी स्नेहा ने दौड़कर हमारे पड़ोस वाले घर की मिसेज चौधरी को गिरने से बचाने के लिए पकड़ते हुए कहा। अस्वस्थ लग रही हैं आंटी। शायद सिर चकराने के कारण वे असंतुलित होकर गिरने वाली थी। मिसेज चौधरी कुछ बोलती इससे पहले बेटी ने ही कहा, आंटी आपको तो बहुत तेज बुखार है। चौधरी अंकल कहाँ हैं? चलिए हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। मिसेज चौधरी कुछ भी बोल ना सकी। उन्होंने अपने घर की ओर इशारा किया। इतने में चौधरी जी स्नेहा की आवाज सुनते ही अपने घर से तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराई हुई मुद्रा में पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं तो तुम्हें इस चबूतरे पर बैठाकर गाड़ी निकालने गया था। स्नेहा बोली, अंकल आंटी को काफी तेज बुखार है। इसी वजह से शायद उन्हें चक्कर आ गया और यह गिरने ही वाली थी कि मैंने इन्हें पकड़ लिया। तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बुलाती हूँ। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा ने आवाज देकर मुझे बुलाया। बाहर आने पर मैं सारी स्थिति की जानकारी लेते हुए मैंने स्नेहा से हमारे अपने घर से पानी की बोतल, गिलास, ग्लूकोज लाकर मिसेज चौधरी को पिलाने को कहा। मैंने चौधरी जी से कहा, अब तक पानी लेकर आती है। मैंने चौधरी जी से कहा, जब तक पानी लेकर आती है मैं गाड़ी निकालता हूं। तब तक आप भाभी जी का ध्यान रखिए। मैंने गाड़ी निकाली। चौधरी जी और स्नेहा मिसेज चौधरी को बीच में बैठाकर सहारा देते हुए पीछे वाली सीट पे बैठ गए। हम लोग चारों गाड़ी से अस्पताल आपातकालीन विभाग में पहुंचे। आपातकालीन विभाग मतलब इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेज चौधरी का चेकअप किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कब और क्या समस्या है इसकी जानकारी दी। इसके पश्चात उनके उपचार में उनको कुछ इंजेक्शन देकर इंट्रावेंशन ग्लूकोज देने के लिए बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। डॉक्टर के अनुसार मिसेज चौधरी को डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए रिहाइड्रेट करने के लिए चिकित्सीय देखरेख में उन्हें अस्पताल में रुकना अनिवार्य था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। कभी कभी देरी होना घातक हो जाता है। डॉक्टर ने उन्हें आपातकालीन विभाग से वार्ड में भेजने के साथ ही आवश्यक दवाइयां लेकर आने को कहा। मैंने चौधरी जी और स्नेहा को उनके साथ वार्ड में चलने को कहा और स्वयं दवाइयां लेने के लिए मैं मेडिकल स्टोर को चला गया। सभी दवाइयों मैं मेडिकल स्टोर से लेकर आ गया। स्नेहा मिसेज चौधरी के बेड के पास स्टूल पर बैठी हुई थी। स्टाफ नर्स ने इशारे से मरीज के पास सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों को बाहर जाकर बैठने के लिए कहा था, ताकि वार्ड में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। चौधरी साहब हमारे पड़ोसी थे। उनको और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ा ही गर्व था। हमारे साथ वाले परिवारों से ही वे बातचीत करने में अपना अपमान समझते थे। बातचीत और व्यवहार में प्रायः वे लोग यही प्रदर्शित करते थे कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें कभी भी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। वे पैसा फेंकेंगे और तमाशा देखने वाले सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। मिसेज चौधरी भी गली में अपनी चर्चा के दौरान कहती थी कि इस गली में हमारे पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की भी सैलरी नहीं है।
गांव में भी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी इस गली में तो क्या पूरे मोहल्ले में भी किसी के पास नहीं है। उनके अनुसार स्टैंडर्ड के हिसाब से यह गली ही नहीं है। वे बताती हम तो बड़ी वाली गली लेने को थे, लेकिन यहाँ गलियां इतनी पतली हैं कि गाड़ी इन गलियों में कैसे निकलेगी, इसलिए वे ही नहीं रहे। वे अब जब बोलना शुरू करती तो ऐसा लगता था कि उन्हें केवल बोलना ही है। बोलते समय ज्यादा सोच विचार में भी अपना वक्त वह बर्बाद नहीं करते थे। अपनी अमीरी का यशगान करने में शायद उन्हें बड़ा ही आत्मिक सुख मिलता था। एक बार वे अपने शाही खर्च का बखान करते हुए बता रही थी कि हमारा बेटा एक महीने से में 3,000 रुपए से ज्यादा के तो कोल्ड ड्रिंक ही पी जाता है। तब स्नेहा ने उनसे कहा था, आंटी 10 रुपया प्रति बोतल के हिसाब से 3,000 की 300 बोतलें हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं। इस हिसाब से एक दिन में 10 बोतलें उसके हिस्से में आती होंगी। अब आपका बेटा एक दिन में ये 10 बोतलें कैसे पीता होगा? 24 घंटे में कितने घंटे सोता है और कितने घंटे जागता है? 10 बोतल रोज खत्म करने के लिए उसने अपना क्या रूटीन तय किया हुआ है? अगर वह इतना कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी तो कहते हैं कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर होता है। मिसेस चौधरी ने झूठ पकड़ने पर भी झेपना तो सीखा ही नहीं था। ऐसे मौकों पर भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर वह घुस जाती थी। वैसे तो आसपास लोगों से बात करना भी अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ ही समझती थी। सामान्यतः किसी से बात भी तभी करती थी जब उन्हें सेठी बघारनी होती थी। आसपास के लोग उनकी इस आदत से भली बात परिचित हो गए थे। तभी तो जब वह अपनी हाँक रही होती थी तब उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। मिस्टर चौधरी उनसे भी 4 कदम आगे थे। किसी के सुख दुख उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। अपने घर से बाहर निकलते समय या बाहर से आते हुए घर में प्रवेश करते समय वह किसी की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखते थे। वाह रे चौधरी जी, किसी से मेल जेल का तो कोई सवाल ही नहीं था। चौधरी दंपति का शायद यही विचार था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। आज के समय पैसे की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है उससे आप दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। हर किसी को अपने संबंध अपने समान स्तर वाले लोगों से ही बनाने चाहिए। उनके पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन वे रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से या अन्य किसी की सेवा लेते समय 2-4 रुपए के लिए भी लंबी बहस करने पर उतारू हो जाते थे। ऐसे पैसों का क्या मतलब हुआ? और इस बहस में वह अपनी अमीरी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते रहते थे। मोहल्ले को जानकारी करवा देते थे। बहस करते करते वे गाली गलौज और झगड़े पर भी उतारू हो जाते थे। इस क्रम में एक नहीं बल्कि अनेक बार उनकी पिटाई भी हो चुकी थी। वाह! मोहल्ले का कोई भी आदमी उनके झगड़े के बीच कोई समझौते की बात या उनका पक्ष लेने की जहमत नहीं उठाता था, क्योंकि उनके व्यवहार से सभी लोग भली भांति परिचित थे। अपने बच्चों के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर अपने ससुराल चली गई। उनका इकलौता बेटा शहर में ही कहीं दूर किराए पर रहता था। बच्चे केवल त्योहार पर ही आते थे। शायद उन्हें अकेले रहने में ही ज्यादा शांति मिलती थी और संतुष्टि का अनुभव करते थे। पहले जब बच्चे साथ रहते थे तो बच्चों को डांटने फटकारने की उनकी आवाज अक्सर सुनाई देती रहती थी। बच्चों के जाने के बाद
उनके घर पर काम करने के लिए जो बाई आती थी, उसके काम में मीन मेख निकालना उनकी आदत सी हो गई थी। अक्सर वे उसे डांटते रहते थे। डांटने का कहीं न कहीं से बहाना ढूंढ ही देते थे, क्योंकि लोगों से उनकी बातचीत न के बराबर ही होती थी। आसपास के लोगों को उन्हें अपनी यश गाथा गाने का सामान्यतः अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। उनको अपना बखान करने का सामान्यतः कोई अवसर प्राप्त नहीं होता था। इमरजेंसी से के बाहर मेरे साथ बैठे हुए चौधरी साहब आज बेहद गंभीर और गमगीन गमगीन मतलब दुखी लग रहे थे। शायद उनको आत्मग्लानि का अनुभव भी हो रहा था। उनके चेहरे की भावना से स्पष्ट हो रहा था कि वे बेहद परेशान हैं। उनके कंधे पर मैंने ज्यों ही हाथ रखा तो वे फफक फफक कर रो पड़े। मैंने उन्हें धैर्य बांधते हुए कहा, चौधरी साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें। हम सब तन मन और धन के साथ आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाभी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जैसा कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम लोग उन्हें सारी वक्त पर ले आए। जैसा कि डॉक्टर कह रहे थे, हम लोग उन्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। देर हो जाने पर घातक हो सकता था। अब स्थिति सामान्य है। इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, हम दोनों का व्यवहार आप लोगों के साथ मधुर नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हमारी उन गलतियों की तरफ ध्यान न देकर हमारी बहुत मदद की। इस समय आप लोग किसी देवता से कम नहीं हैं। मैंने सांत्वना देते हुए उनसे कहा, आप नाहक ही अपराध बोध लिए बैठे हैं चौधरी जी। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते। आजकल सभी का समय बहुत ही कीमती है। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारा आपका सबसे निकट का संबंध है। हमारे पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में जितनी जल्दी भागीदारी निभा सकते हैं, इतना जल्दी कोई दूसरा नहीं निभा सकता है। हमारा या आपका कोई निकट संबंधी जब जानेगा तभी तो आ पाएगा, और जानने के बाद भी उसे हमारे पास कितना समय लगेगा आने में, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। आज हमारी समझ में आ चुका है कि आदमी का काम आदमी से ही होता है। अगर इस समय आप लोगों ने मदद न की होती तो मैं अकेले कैसे ला पाता इसे, और अगर देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। इंसान की जान अमूल्य होती है चौधरी साहब, इसकी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। मानवीय मूल्यों की कभी भी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती है। चौधरी जी के मन से पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें इस विषय से पूरी तरह निश्चिंत और शांतिपूर्वक धैर्य धारण कर पूरा ध्यान भाभी जी के स्वास्थ्य की ओर लगाने के लिए कहा। जब मैंने उनसे यह जानने की कोशिश की कि इतनी गंभीर समस्या अचानक तो नहीं आ सकती, तबीयत कई दिनों से खराब रही होगी, तब उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते से इसने काम वाली बाई को डांट कर भगा दिया है। तबीयत खराब होने के बावजूद सारा काम करती है। मेरे पास भी इसे डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं था। आजकल बेटे से बातचीत बंद है, इसलिए उसे भी खबर नहीं की गई। पिछले 3-4 दिन से लूज मोशन आ रहा था। कल सुबह से हल्का और बाद में तेज बुखार हो गया। शाम को भी तबीयत थोड़ी खराब लग ही रही थी, पर कुछ ज्यादा नहीं। रात में करीब 2 बजे तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन इतनी रात में कहीं ले जाना संभव नहीं लगता था। सवेरे तक जो हाल हुआ उसके हिसाब से इसे मैं अकेले कैसे लाता। स्नेहा ने जिस समय इसे पकड़ा उस समय इसकी हालत को देखकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए थे। आज मैं यह जान चुका हूं कि सच्ची दौलत आपसी सहयोग संबंध ही है, बाकी धन संपत्ति का गौण
सब बेकार है। बाकी सारे धन दौलत गौण, गौण मतलब बेकार है। हम संबंध बनाकर ही रखें, वही अच्छा है। मैंने उन्हें अपराध बोध से पूर्णतया मुक्त करने के उद्देश्य से एक बात बोला कि आप इन सब चीजों को भूल जाइए चौधरी जी। कहते हैं ना कि बीती ताह विसार के आगे की सुध लेहु, बीती ताह विसार के आगे की सुध लो। क्योंकि वे क्षण, इसका मतलब ये हुआ कि बीती हुई बात को भूल जाने ही बेहतर होता है, उसको याद करना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये क्षण जो दुख दे उन्हें भूल जाना ही श्रेयस्कर है। इसका मतलब यही हुआ कि जो क्षण आपको दुख दें उन्हें आप भूल जाइए। बार्ड बॉय शायद हमें बुला रहा है, मैंने चौधरी जी से कहा। चौधरी साहब मेरे साथ बार्ड बॉय की ओर आगे बढ़ चले। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, कभी भी सिर्फ पैसे से के बल पर दुनिया को नहीं जीता जा सकता है। कभी भी हमें अपने आस पड़ोस, अपने रिलेशन, हर एक रिश्ते में मधुरता बनाकर ही रखनी चाहिए। किसी से कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक हो भी जाती है तो क्षमा करके रिश्तों को बनाकर जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।